आसान भाषा में समझते हैं कैसे कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत जी कोरबा लोकसभा सीट जीत सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, उनसे जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी सज्जन इस वीडियो को देख रहा हो तो ये वीडियो ज्योत्सना महंत जी तक पहुंचाएं और खुद भी समझिए कैसे कोरबा लोकसभा सीट जीती जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे बीजेपी उन लोकसभा सीटों को भी जीत जाती है जहां जहां वोट मार्जिन ना के बराबर होता है। वर्तमान सांसद यहाँ से ज्योत्सना महंत जी ही हैं, पिछली बार इन्होंने ही चुनाव जीता था। आइए पहले थोड़ा समरी समझ लेते हैं। तो पिछली बार 2019 में टोटल वोटर्स कितने थे हमारे पास? 15 लाख। मतदान कितने ने दिया? 75%, यानी 11.5 लाख। तो पिछली बार कांग्रेस को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 52 लाख मिले, यानी 46%। बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 50 लाख मिले, यानी 44%। दूसरी गौर करने की बात यहाँ पर यह है, पिछली बार जीजेपी पार्टी ने भी इस सीट से चुनाव लड़ा था, जिनको लगभग 37,000 वोट मिले, यानी 3.3%। तो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार रिपीट किया है। कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत जी और बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे जी चुनाव लड़ रही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 32% और कांग्रेस को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 34%, यानी कांग्रेस यहाँ से जीत गई। जो वोट मार्जिन है वो लगभग 1.7%, 26,000 वोटों से कांग्रेस यहाँ से जीत गई। अब समझते हैं, अगर कांग्रेस को इस बार फिर से चुनाव जीतना है और न केवल जीतना है बल्कि बेहतर मार्जिन के साथ जीतना है, तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार केवल 2% मार्जिन से जीत मिली थी। तो पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रहा वो लगभग 75% रहा और 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रहा वो लगभग 77% रहा। अब समझने की बात यहाँ पर यह है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी लोकसभा सीट हो, अगर जीतने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच जो विनिंग मार्जिन है वो 8% से लेकर 12% तक है, तो इस चुनाव को इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। अब कैसे जीतना है, क्या करना है, इसकी सारी स्टेप्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं, 3 तरह के वोट बैंक होते हैं। जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक, वैसे ही कांग्रेस का कोर वोट बैंक, और तीसरा स्विंग वोटर्स। अब ये स्विंग वोटर्स मतलब ऐसे वोटर्स जिनका कुछ फिक्स नहीं होता किस पार्टी को वोट देना है। चुनाव वाले दिन जैसा माहौल ये देखेंगे, जैसा इनका मन होगा उस पार्टी का बटन दबा देंगे, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता होता किस पार्टी को वोट देना है। अब इन स्विंग वोटर्स को ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे स्विंग वोटर्स किसी भी चुनाव का रिजल्ट बदल सकते हैं। एक विधानसभा समझ लेते हैं, पहले कोरबा विधानसभा समझते हैं। तो कोरबा विधानसभा में 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 40% मिले और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 36% मिले, यानी 4% स्विंग वोटर्स हुए। इसका मतलब स्विंग वोटर्स जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो लगभग 4% है। अब देखिए ना, बीजेपी का मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर? 36%। वोट कितना है हमारे पास? 40%। इसका मतलब 4% स्विंग वोटर्स हुए। वैसे ही कांग्रेस का मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर? 24.5%। वोट कितना है हमारे पास? 26%, यानी 1.5% स्विंग वोटर्स हुए। वैसे ही जीजेपी पार्टी को टोटल वोट कितने मिले 2019 में? 1.5%, और हमारा मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर? 1%, यानी 0.5% स्विंग वोटर्स हुए। अब आप समझो, ये 4% स्विंग वोटर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, ये केवल बीजेपी के स्विंग वोटर्स नहीं है। बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है इन पर कि हमें ये वोट देना है। वैसे ये 0.5% स्विंग वोटर्स जिन्होंने जीजेपी पार्टी को वोट दिया, ये केवल जीजेपी पार्टी के स्विंग वोटर्स नहीं है। ये स्विंग वोटर्स किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं, पर शर्त है इनको सही तरीके से अप्रोच किया जाए। और नंबर्स में मैं आपको बताऊं तो ये 4% मतलब 9,000 वोटर्स बीजेपी के स्विंग वोटर्स हुए। वैसे ही 0.5% मतलब लगभग 1,000 स्विंग वोटर्स जीजेपी पार्टी के हुए, और ये केवल एक विधानसभा, कोरबा विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। आइए अब आगे समझते हैं। तो पूरी कोरबा लोकसभा सीट में बीजेपी के जो टोटल स्विंग वोट हुए वो कितने हुए? 3.5%। वैसे ही कांग्रेस के टोटल स्विंग वोट कितने हुए? 7%, और जीजेपी पार्टी के स्विंग वोट कितने हुए? 6.5%। और नंबर से मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के स्विंग वोटर्स कितने हुए? 50,000। उसी तरह कांग्रेस के कितने हुए? 1,13,000, और जीजेपी पार्टी के कितने हुए?
लगभग 1 लाख। तो पूरी कोरबा लोकसभा सीट में जो टोटल स्विंग वोटर्स हमें मिले वो कितने हुए? 17%। कैसे? अभी आपको बताया ना, बीजेपी के स्विंग वोटर 3.5% हुए, कांग्रेस के 7%, जीजेपी के 6.5%। तो इन तीनों का टोटल अगर करें तो कितना मिला? 17%। और नंबर्स में देखें तो कितने हुए? 2,75,000 स्विंग वोटर्स। तो ये 2,75,000 स्विंग वोटर्स ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चलता वोट किस पार्टी को देना है। चुनाव के आखिरी दिन तक इन्हें समझ ही नहीं आता कि इस बार किस पार्टी को वोट देना है। अब आप बोलेंगे इतने सारे स्विंग वोटर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारा टाइम और संसाधन चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इन टोटल स्विंग वोटर्स का आधा कितना हुआ? 8.5%। तो इन टोटल स्विंग वोटर्स के आधों को तो टारगेट किया जा सकता है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है तो। तभी तो हम कैंपेन कर रहे हैं, वरना कैंपेन का क्या फायदा? जो हमारा कोर वोट है वो तो हमें वोट देगा ही अगर बूथ तक आ गया तो। और हम कितनी भी मेहनत कैंपेन में कर लें, वो सारी मेहनत तभी कामयाब होगी अगर पोल डे वाले दिन इन स्विंग वोटर्स को हम बूथ तक ले आए बस। और ये काम हम और आप नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसके सारी स्टेप्स हम आपको बताएंगे। और ये स्विंग वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। और अगर हम इनको टारगेट नहीं करेंगे तो बीजेपी कर लेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह लोगों को घरों से 1 बाय 1 बूथ तक लेकर आते हैं ये तो हम सब जानते हैं। तो क्यों ना हम ही टारगेट कर ले इन्हें। आइए अब आगे समझते हैं। तो पूरी कोरबा लोकसभा सीट में कांग्रेस के टोटल स्विंग वोटर्स कितने हैं? 7%। और अब जीजेपी और कांग्रेस इन दोनों पार्टी के स्विंग वोटर्स हम मिला दें तो टोटल स्विंग वोटर्स कितने हुए हमारे पास? 14%। तो इन 14% स्विंग वोटर्स को बीजेपी सही तरीके से अप्रोच करती तो ये सीट बीजेपी जीत जाती। न सिर्फ जीतती बल्कि बेहतर मार्जिन के साथ जीत जाती। वैसे ही कांग्रेस इन स्विंग वोटर्स को अप्रोच करती तो कांग्रेस और अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाती। आप देखो ना, केवल 2% मार्जिन के साथ पिछली बार जीत मिली थी। आइए अब बीजेपी की परफॉर्मेंस देखते हैं 2019 में। अब पूरी कोरबा लोकसभा सीट में बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो कितने हुए? 32%। और बीजेपी का मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर? 30%, यानी 2% स्विंग वोटर्स हुए। और हमारे पास टोटल स्विंग वोटर्स कितने हैं? 17%। इनके आधों को तो टारगेट किया जा सकता था, और इतनों को टारगेट करती तो बीजेपी आराम से जीत जाती। आप देखो ना, ये 8% मतलब 1,40,000 और ये 17% मतलब 2,75,000। तो इनका आधा यानी 1,40,000 स्विंग वोटर्स को बीजेपी टारगेट करती तो ये सीट जीत जाती। आइए अब कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखते हैं 2019 में। तो पूरी कोरबा लोकसभा सीट में कांग्रेस को जो टोटल वोट मिले वो कितने हुए? 34%। कांग्रेस का मिनिमम कोर वोट कितना है यहाँ पर? 27%, यानी 7% स्विंग वोटर्स हुए। यानी और बेहतर काम किया जा सकता था और बेहतर मार्जिन के साथ ये सीट जीती जा सकती थी, क्योंकि पिछली बार केवल 2 सीटों में, बस्तर और कोरबा में कांग्रेस को जीत मिली थी। अन्य सभी सीट बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार बीजेपी कितना होमवर्क करके बैठी है ये हम नहीं जानते। और इस 17% नंबर्स में आपको बताऊं तो 2,75,000 वोटर ऐसे हैं जिनको पता नहीं रहता वोट किस पार्टी को देना है। अब इनका आधा यानी 9% स्विंग वोटर्स को तो हम टारगेट कर ही सकते हैं। अब कैसे इंडिया ब्लॉक इस सीट को जीत सकता है? क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए? कैसे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ इन स्विंग वोटर्स को टारगेट करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। और केवल इस सीट के लिए नहीं, अन्य और कोई भी लोकसभा सीट जहां जहां विनिंग मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को इंडिया ब्लॉक कैसे जीत सकता है, उसके लिए आप हमसे संपर्क करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए अब छत्तीसगढ़ की उन लोकसभा सीटों को देखते हैं जहां जहां वोट मार्जिन 12% के अंदर है और जो फेज 3 में बची हुई हैं, जिनको आसानी से जीता जा सकता है। तो टोटल ऐसी 5 लोकसभा सीट हैं। पहली, रायगढ़। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली थी। जो वोट मार्जिन रहा वो लगभग 4% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। इस बार 2024 में कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर ये लोकसभा सीट भी जीतनी है तो संपर्क करिए। दूसरी, बिलासपुर लोकसभा सीट। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिली थी। जो वोट मार्जिन था वो लगभग 7% रहा, यानी ये सीट भी जीती जा सकती है। इस बार 2024 में कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। सरगुजा लोकसभा सीट। पिछली बार 2019 में ये सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। जो वोट मार्जिन रहा वो लगभग 10% रहा, यानी ये सीट भी जीती जा सकती है। इस बार 2024 में
कांग्रेस की तरफ से शशि सिंह चुनाव लड़ रही हैं। जांजगीर चंपा लोकसभा सीट, पिछली बार 2019 में इस सीट में भी बीजेपी को जीत मिली थी। जो वोट मार्जिन रहा वो लगभग 4% रहा, यानी ये लोकसभा सीट भी जीती जा सकती है। इस बार 2024 में डॉक्टर शिव कुमार धरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। और आखिरी कोरबा लोकसभा सीट, और कोरबा लोकसभा सीट के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है। पिछली बार 2019 में इस सीट पर जो वोट मार्जिन रहा वो 2% रहा, तो ये सीट भी जीती जा सकती है। और अगर ये वीडियो आप सब तक पहुंच गया है तो समझ लो आप आधा चुनाव जीत गए हो। बस अब आपको एक्शन लेना है, हमसे जुड़े और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस बार टिकट मिला है तो इसी बार मेहनत कर लेते हैं। क्यों अपने पॉलिटिकल करियर को पंचवर्षीय योजना बनाना। अब टिकट मिलने की खुशी 4 जून तक रहेगी या 5 साल तक, ये आप सब खुद तय करेंगे। अगर आपको किसी और लोकसभा सीट का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करिए, और अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो संपर्क करिए। और अगर आप कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं या किसी भी तरह से कांग्रेस या इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी लोकसभा क्षेत्र से हो, और आप चाहते हो आपके क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संसद तक जाएं, आपकी आवाज बने, आपसे जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाएं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाएं। अब भी समय है, पूरी रणनीति के साथ चुनाव जीता जा सकता है। और केवल ये सीट नहीं, अन्य और कोई भी लोकसभा सीट जहां जहां वोट मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक जीत सकती है। क्योंकि यहाँ कोई मोदी लहर काम नहीं करती, यहाँ काम करती है रणनीति। आइए मिलकर काम करते हैं।